हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा ऑन इक्वालिटी, ये हमने कहाँ तक किया था, यहाँ तक, इन द पास्ट तक। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब तक हमने इक्वालिटी के बारे में कितना कुछ पढ़ा है, कितनी तीन हमने इसके बारे में स्टोरीज़ भी देखी हैं, और फिर हमने ये भी बात की कि भाई गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं ताकि लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, इन सब को हटाया जा सके। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, इन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम चलते हैं आगे। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। सरकार के द्वारा एक और कदम जो उठाया गया वो कौन सा था? मिड डे मील स्कीम। मध्याह्न भोजन कहते हैं जिसको, मतलब जो दिन में खाना खिलाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो लंच दिया जाता है बच्चों को, पका हुआ खाना जो दिया जाता है उसे बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch। ये एक ऐसी योजना है जिसमें सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को पका हुआ खाना दिया जाता है लंच में। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। भारत में पहला राज्य तमिलनाडु था टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, जिसने सबसे पहले इस योजना को लागू किया। कब? 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को कहा था टू बिगिन दिस प्रोग्राम, इस योजना को शुरू करें इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दिया था कि मिड डे मील स्कीम को 6 महीने के अंदर अंदर हर स्कूल में लागू करवाया जाए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव पड़े। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इसमें एक ये भी सच शामिल था कि गरीब बच्चों ने अब स्कूल लगाना शुरू कर दिया था, नियमित रूप से वो स्कूल जाने लगे, चाहे वो किसी भी तरह से था, चाहे वो खाने के लालच में ही क्यों नहीं था, स्कूल तो जाने लगे, चाहे वो सिर्फ खाना खाने ही जाते थे, लेकिन जाते तो थे ना। और इसका मतलब ये नहीं था, अब देखो जो स्कूल में जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ खाना ही खाना खाएगा, वो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीखेगा। क्लास में बैठेगा, टीचर कुछ समझा रहा है, टीचर कुछ बता रहा है, तो कुछ तो उसके पल्ले पड़ेगा। एक दिन नहीं समझेगा, 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन तो समझेगा। तो इस तरह से मिड डे मील स्कीम चलाई गई और गरीब बच्चों ने स्कूल में रेगुलरली जाना स्टार्ट कर दिया। ओके, टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। टीचर्स कहते थे, टीचर्स ने ही ये बताया है, जो गवर्नमेंट टीचर्स थे, कि भाई पहले बच्चे लंच के लिए घर जाते खाना खाने कि जब रिसेस होती तो वो घर चले जाते एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। तो क्या होता था, वो लंच के लिए घर जाते, वो वापस आते ही नहीं थे सेकंड शिफ्ट के लिए, मतलब लंच के बाद जो पीरियड्स लगते थे वो अटेंड करने वो आते ही नहीं थे, वो घर पे ही रह जाते थे, खेलने लग जाते या कहीं छिप जाते। लेकिन जब से मिड डे मील स्कीम शुरू हुई, बच्चों की अटेंडेंस इम्प्रूव हुई, बच्चे स्कूल में ही रहने लगे, घर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उनको। देयर मदर्स, उनकी मम्मी हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। उनकी मम्मियाँ जो पहले जिनको अपना काम छोड़कर घर आना पड़ता था अपने बच्चों के लिए कि भाई उनको खाना देना है, लंच में बच्चे घर आएंगे, उनको खाना खाना पड़ेगा, अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ता, अब वो लगातार अपना काम करते रह सकती हैं। This program has also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal। इस योजना ने जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको भी कम करने में मदद की। कैसे? क्योंकि दोनों लोअर और अपर कास्ट, जो नीची जाति के लोग और जो नीची जाति के बच्चे और ऊपरी जाति के बच्चे, ये सब स्कूल में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और बहुत सारी जगहों पर तो दलित जो औरतें हैं उनको खाना पकाने के लिए लगाया गया है। तो इस तरह से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था वो धीरे धीरे कम हुआ। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। मिड डे मील योजना ने गरीब बच्चों की भूख को भी कम किया, जो स्कूल तो आते थे लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि उनके पेट खाली होते थे। अब अगर कोई भूखा पेट बैठा होगा तो उसका तो किसी काम में मन नहीं लगेगा जब तक उसका पेट भरा नहीं होगा। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done।
हालांकि सरकारी जो योजनाएं थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, समानता के अवसर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो अभी भी होना बाकी था। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. भाई बेशक मिड डे मील स्कीम योजना चलाई गई है, प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें थी, अभी भी अंतर था उन स्कूलों में जिनमें अमीर बच्चे पढ़ते हैं जैसे प्राइवेट स्कूल, और उन स्कूलों में जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं जैसे सरकारी स्कूल। उनमें अभी भी बहुत ज़्यादा अंतर था। अंतर कैसे? क्योंकि जो लेवल प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का पढ़ाने का है, प्राइवेट स्कूल में जो लेवल एजुकेशन का है, वो लेवल सरकारी स्कूलों में नहीं है। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल, आज भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं इन द कंट्री, देश में, इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित बच्चे ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह आर डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और असमान व्यवहार करते हैं उनके साथ। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल इन सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट, इन बच्चों को मजबूर किया जाता है ऐसी असमान परिस्थितियों में डालने के लिए, और उनके सम्मान और उनके इज्जत के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ दैम, ये इसलिए कि लोगों ने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया है। एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट, अभी भी वो उनको एक समान नहीं समझते हैं। बेशक कानून पास कर दिए गए हैं उनके लिए, अभी भी उनको एक समान नहीं समझा जाता है। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लो, उनमें से एक मुख्य कारण ये भी है कि लोगों का दृष्टिकोण, एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो मेरा दोस्त है ना इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, ये तो ऐसे काम करता है, ऐसे बोलता है। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है यहाँ पर दृष्टिकोण, लोगों की सोच, लोगों के विचार, वो अभी भी बदले नहीं हैं और बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर, हालांकि आदमी इसके लिए अवेयर हैं, जागरूक हैं, दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। लोगों को ये बात भी पता है कि कानून पास हो चुके हैं भेदभाव, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो उन लोगों के साथ अभी भी असमान व्यवहार करते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर, अयोग्यता के आधार पर, आर्थिकता के आधार पर, और तो आदमी और औरत के बीच में भी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है। इट इज़ ओनली वैन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फेरियर, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब लोग ये मानना शुरू कर देंगे कि नो वन इज़ इन्फेरियर, कि कोई भी अछूत नहीं है, कोई भी छोटा नहीं होता, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और हर किसी को इज्जत का पूरा अधिकार होता है। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, तभी ये वर्तमान दृष्टिकोण बदल सकता है। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। तो इस तरह से लोकतांत्रिक समाज में समानता को विकसित करना लगातार एक संघर्ष बना हुआ है, और किसी अलग अलग भारत में अलग अलग समुदायों में इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस, बहुत सारे समुदायों में भी कोई भी व्यक्ति है या कोई भी कम्युनिटीज़ हैं, इन सबको भी अपना योगदान देना होगा, और किस तरह से वो योगदान दे रहे हैं इनके बारे में आप इस बुक में आगे के लेसन्स में रीड करें। ओके, फिर आता है इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। भाई ये नहीं है कि इक्वालिटी का इशू सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का इशू बना हुआ है, ये अदर कंट्रीज़ में भी है। अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये ऐसे होता है, उनमें भी ऐसे होता है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. आप लोग शायद यही अभी तक सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि सिर्फ अकेला भारत ही ऐसा देश होगा जहाँ पर समानता के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है, लेकिन द ट्रूथ इज़ दैट सच क्या है कि मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पर इक्वालिटी का इशू लगातार चलता रहता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका,
जैसे अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं अमेरिका में, कौन है ये अफ्रीकन अमेरिकन? पहले के समय में क्या होता था कि स्लेव्स जो थे वो लाए जाते थे, दास बनाकर लाया जाता था अफ्रीका से, लोगों को अमेरिका में दास बना दिया जाता था। तो जो आज जो आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं, तो उनके जो फॉर फादर्स, उनके जो पूर्वज थे वो तो अफ्रीका से थे, तो इसलिए वो नेटिव अमेरिकन्स नहीं कहे जा सकते, उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। मींस उनके पूर्वज भाई अमेरिका में आकर बस गए, तो वहीं पर आकर उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया, वहीं पर धीरे धीरे वो एस्टेब्लिश हो गए, बसना सेटल हो गए, बसना उन्होंने शुरू कर दिया। ओके, कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली इनइक्वल, उनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में असमानता का व्यवहार किया जाता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। ये भी सच है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन 1950 के दशक में वहाँ पर चलाया गया था समान अधिकारों के लिए, कि भाई अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ। इसके बावजूद भी अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ बहुत ज़्यादा असमानता का व्यवहार किया जाता था और उनको डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ, और कानून के हिसाब से उनको किसी भी तरह की समानता देने से इनकार कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, उदाहरण के लिए एक बार बस में जाते समय दे आइदर हैड टू सीट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेन अ वाइट पर्सन वेस्ट जो सीट। इवन उनको क्या करना होता था, अगर अफ्रीकन अमेरिकन लोग बस में सफ़र करें और तभी कोई वाइट पर्सन मतलब कोई अमेरिकन उस बस में चढ़ जाता है, तो अफ्रीकन अमेरिकन्स को क्या करना पड़ता था, उस सीट को, आगे की सीट को छोड़कर पीछे की सीट पे बैठना पड़ता था, क्योंकि आगे की, ये माना जाता था कि आगे की सीट पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन्स का ही राइट है। रोज़ा पार्क्स जो एक औरत थी, वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन, ये अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग। रोज़ा पार्क्स जो थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी जो अपने पूरे दिन का काम करके बहुत थक चुकी थी, और उसने अपनी सीट एक वाइट मैन को देने से मना कर दिया था कि भाई मैं क्यों सीट छोड़ूं तुम्हारे लिए, तुम भी तो पीछे इतनी सीट खाली पड़ी, तुम भी तो बैठ सकते हो। ये कब तक चलता रहेगा कि भाई जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो ब्लैक पीपल हैं, वो हमेशा पीछे बैठेंगे और वाइट लोग हमेशा आगे बैठेंगे, मैं अपनी सीट किसी को नहीं दूंगी, उसने मना कर दिया था। कब? 1 दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1955 को उसने मना कर दिया। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एगिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नॉन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। बस इसी वजह से विद्रोह शुरू हो गया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ होकर लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन चला दिया, जिसको बाद में सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया, नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, फिर क्या हुआ, सरकार को उनकी मांगें माननी पड़ी आखिर में हार कर, क्योंकि सभी लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, क्या हुआ था कि जैसे विद्रोह होना शुरू हो गया, सभी लोगों ने आवाज़ें उठाने स्टार्ट कर दी थी, तो क्या होना स्टार्ट हो गया, सरकारों के सामने झुकना पड़ा, और 1964 को सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया, जिसमें रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध लगा दिया गया उस पर। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. ये भी कहा गया कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को अब दूसरे स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, वो सब वही स्कूल अटेंड कर सकते हैं जिसमें अमेरिकन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। However, despite this, इसके बावजूद भी a majority of African American continues to be among the poorest in the country. इसके बाद भी अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे वो लगातार गरीबी में ही सबसे गरीब ही बन के रहे। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. तो फिर भी क्या होता था, अमेरिकन लोगों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही भेजा जाता था, और अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो सरकारी स्कूलों में ही जाते थे, क्योंकि उनका वो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे महंगे स्कूलों में जाने के लिए। उनके टीचर भी कम क्वालिफाइड होते थे और अमेरिकन लोगों के बच्चों के टीचर्स ज़्यादा क्वालिफाइड होते थे, क्योंकि भाई कितने भी कानून पास हो जाएं फिर भी कहीं ना कहीं तो इनइक्वालिटी देश में रहती ही रहती है। ओके, फिर आता है आपका आर्टिकल 15
और चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बाद लेसन कंप्लीट हो जाता है। और फिर आती है आपके एक्सरसाइज, जो मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगी। थोड़ा सा ये रहता है और थोड़ा सा ये क्वेश्चन आंसर्स, जो मैं आपको कल इन सारे इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगी। ओके, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सारा लेसन आपको रीड आउट करना है बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय।